सारे एम्ब्रियोज जो डे 3 तक पहुंचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डे 5 तक भी पहुंचे। तो डे 3 का मतलब है कि उस एम्ब्रियो को हमने 3 दिन तक लैब में कल्चर किया है, और डे 5 का मतलब है कि हम 5 दिन तक उसको कल्चर किया है। डे 5 का एम्ब्रियो डे 3 से साइज में बड़ा होता है, और ये टोटली हैच्ड एम्ब्रियो ये सबसे बड़ा होता है, एंड नाउ इट इज़ रेडी टू इम्प्लांट इनसाइड द यूट्रस। लेकिन वो सही से ट्रांसफ़र ना हो या पेशेंट की लाइनिंग सही से ना बने तो प्रेगनेंसी आना फिर भी मुश्किल है। या तो आपके पास टाइम है तो आप डे 4 क्यों करवाना चाहते हैं, फिर आप डे 5 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाइए। सो क्या सच में ये लेज़र हैचिंग जो है मतलब कमाल की चीज़ है कि सिर्फ एक पैसे बनाने का ज़रिया तो नहीं? जब डे 3 के एम्ब्रियोज होते हैं तो हम उस शेल को एक तरफ से थोड़ा पतला कर देते हैं। हम पूरी तरीके से उसको नहीं तोड़ते, एक तरफ से थोड़ा पतला कर देते हैं, ताकि कर को जब एम्ब्रियो उसमें से हैच करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको उस जगह से क्रैक करके बाहर निकल सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लेज़र असिस्टेड हैचिंग। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिसमें कि जो फीमेल पार्टनर की एज है वो 35 या 37 बॉर्डरलाइन से ज़्यादा हो। सो डॉक्टर, एम्ब्रियो को हम कितने साल फ्रीज रख सकते हैं? इंडियन लॉज के हिसाब से लीगली वी कैन ओनली फ्रीज टिल 10 ईयर्स। आपके पास लोग आके बोलते हैं कि मैम बेटा कर दीजिए, आप देखिए, आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, बताइए तो ये एम्ब्रियो लड़का पैदा करेगा कि लड़का? इनफैक्ट आजकल तो मशीन्स आ गई हैं जो सेक्स क्रोमोसोम को ब्लॉक कर देती हैं, तो इवन द वर्किंग टेक्नीशियन डज नॉट नो कि ये मेल है कि फीमेल है। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी मंत्रास पॉडकास्ट। मैं पूर्णिमा, आज के इस पॉडकास्ट की आपकी होस्ट एंड फाउंडर फर्टिलिटी मंत्रास। अच्छा चलिए ये बताइए, आप में से कितने लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो उन्होंने कभी सोचा है कि ये कैमरे के पीछे वाला हीरो कौन है? कैमरामैन। और जब आप एक आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए या यूँ कहिए अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए एक सेंटर, हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आपके उस पूरे ट्रीटमेंट के पर्दे के पीछे वाला हीरो कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे को थोड़ा चेंज करते हैं, लैब के अंदर बैठा हीरो कौन है? वो है एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट। वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो आपके एग और स्पर्म को मिलाता है, एक सुंदर सा प्यारा सा एम्ब्रियो बनाता है, और वो एम्ब्रियो आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे जाता है। जी हाँ, आज हम इस एपिसोड में फर्टिलिटी लैब वाले हीरो से मिलेंगे। ऐसा हीरो जिसका नाम बहुत है, जिसको हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। वो हीरो या यूँ कहिए वो हीरोइन जिन्होंने आज तक एग्जैक्टली आई वुड से दैट 13,000 एक्सीज़ की हैं और 15,000 उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनको शायद कोई भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट पार नहीं कर सकता। शी हैज़ स्पेशल सर्टिफिकेशन इन एम्ब्रियो बायोप्सी फ्रॉम फर्टिलिटी क्लिनिक ग्रीस। अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाएं तो हमें पता चलता है कि फर्टिलिटी डॉक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं एंड लेट्स वेलकम डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इंडिया की एक बहुत जानी मानी हस्ती, फ्रॉम जननी आईवीएफ, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। नमस्ते डॉक्टर आकांक्षा। नमस्ते पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना कॉन्वर्सेशन कि पहले लोग जब गूगल सर्च करते थे वो सोचते थे या ढूंढते थे या रिव्यूज़ पढ़ते थे एक आईवीएफ डॉक्टर के बारे में, लेकिन आजकल गूगल सर्च जो है वो थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजिस्ट की तरफ शिफ्ट कर गई है। तो आपको भी लगता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है? लोग क्लिनिक पे आते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर हमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट से मिलाए, इज़ इट सो? इट मेक्स मी, मुझे ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोग फाइनली एम्ब्रियोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन को रियलाइज़ करने लगे हैं। अगर आप बिगनिंग ऑफ आईवीएफ के बारे में बात करते हैं तो सर रॉबर्ट एडवर्ड्स, जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी किया था इन द वर्ल्ड, लुई ब्राउन, ही वॉज बेसिकली अ लैब साइंटिस्ट, ही वॉज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। उन्होंने अपने साथ एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन को लिया था
बट ये पूरा जो ब्रेन चाइल्ड था वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट का था। अब बीच में क्या हुआ कि क्योंकि जब पेशेंट सामने आता है तो उनको क्लिनिशियन मिलते हैं, क्योंकि जो पेशेंट का पूरा वर्कअप है वो एक क्लिनिशियन को करना होता है, उनकी काउंसलिंग, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, वो सब वो लेते हैं। हमारे पास अल्टीमेटली लैब में आता है एग और स्पर्म, राइट, जिनको मिला के हमको एम्ब्रियो बनाना होता है। बट एज यू रियलाइज ये पिछला पूरा वर्कअप ये किसी काम का नहीं है अगर हम उस एग और स्पर्म से अच्छे एम्ब्रियो लैब में नहीं बना सकते। राइट, और ये भी सच है कि अगर हम बहुत अच्छे एम्ब्रियो लैब में बना लें लेकिन वो सही से ट्रांसफ़र ना हो या पेशेंट की लाइनिंग सही से ना बने तो प्रेगनेंसी आना फिर भी मुश्किल है। तो आई वुड से कि इट इज़ टोटली अ टीम वर्क। लेकिन आज तक एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जैसे आपने बोला कि पर्दे के पीछे या लैब के अंदर रहते थे, और पेशेंट्स को भी ये पता नहीं था कि हम लोग कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने हमेशा डॉक्टर होते थे। बट अब मुझे लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। जिस हिसाब से इनफर्टिलिटी को लेके लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे ही उनमें ये अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि एक्चुअल में काम कर कौन रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट से भी मिलें, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम पेशेंट से मिलें, उनसे बात करें, हम उन पेशेंट्स की हिस्ट्री जानें, उनको समझें। और इसीलिए जो ये मेरा क्लिनिक है उसमें मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पेशेंट आएँ तो मैं भी बैठूँ उनकी हिस्ट्री समझने के लिए, ताकि उनका फॉलोइंग ट्रीटमेंट मुझे लैब में करने के लिए उतनी ही इंसाइट मिलेगी। Right. तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग एम्ब्रियोलॉजिस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और अच्छी फीलिंग आती है अगर आपका काम रिकॉग्नाइज होता है। बिल्कुल। तो अगली बार अगर आप किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में मिल रहे हैं तो पूछिएगा ज़रूर अपने डॉक्टर से कि सर, मैम, कैन वी मीट द एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वो हीरो जो लैब में बैठा चुपचाप अपना काम कर रहा है और आपको बहुत सुंदर, प्यारे, अच्छे एम्ब्रियोज बना के दे रहा है। सो डॉक्टर, आजकल बहुत ट्रेंड है, जो पेशेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, या यूँ कहिए कि वो बहुत अवेयर है, उसको पता है कि ये डे 3 एम्ब्रियो क्या है, डे 5 एम्ब्रियो क्या है। एंड इवन इन सम केसेस आई हैव हर्ड दैट पेशेंट हैज़ अ रिपोर्ट जहाँ पे लिखा था डे 6 एम्ब्रियोज। मेरा जब IVF चल रहा था मुझे तो पता ही नहीं था ये डे 3 डे 5। डॉक्टर ने बोला आइए क्लिनिक, हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। हम गए और ट्रांसफ़र करा के आ गए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे 3 एंड डे 5, और क्या सच में डे 5 ट्रांसफ़र करने से, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से आपका कंसेप्शन रेट बढ़ता है? तो इस सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं एक एक करके क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक फर्टिलाइज्ड एग की जर्नी दिखाना चाहूँगी। ये है हमारा मैच्योर एग। जब वो फर्टिलाइज होता है तो ये आपको 2 प्रोन्यूक्लियाई दिखते हैं। Right. इसमें एक मेल जेनेटिक कंपोनेंट है, एक फीमेल जेनेटिक कंपोनेंट है। तो एक फर्टिलाइज्ड एग ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है। तो डे 2 पर आते आते वो ये ऐसा 4 सेलर हो जाता है, ठीक है। अब ये है डे 2.5, ये है डे 3 एम्ब्रियो। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें अराउंड 8 सेल्स हो गए हैं, राइट, ठीक है। तो डे 3 एम्ब्रियो ऐसा दिखाई पड़ता है। उसके बाद ये सारे सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, आपस में फिर से मर्ज कर जाते हैं। ये होता है डे 4 पे। और इसके बाद ओके, इस स्टेज तक हर सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, राइट। वी कैन मेक आउट के, हाँ, हर सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है। थ्योरेटिकली ये एक एक सेल लेकर एक एक इंडिविजुअल बनाया जा सकता है, थ्योरेटिकली। ओके, लेकिन ऐसा हमारे बॉडी में तो सारे सेल्स अलग होते हैं, सारे सिस्टम्स अलग होते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे सेल्स एक साथ मर्ज कर जाते हैं डे 4 पे, और उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है, राइट, वी ठीक कैन है? सी दैट। ये डे 5 का एम्ब्रियो है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये जो देख रहे हैं ये एक कॉम्पैक्ट सेल मास है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ये है जो अल्टीमेटली बेबी बनाता है।
और ये जो बाहर है इसको बोलते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म। ये बनाता है प्लासेंटा। ओके। अब आप देख रहे हैं कि ये अभी शेल के अंदर है, ये एक शेल है। यहाँ पे पतला हो गया है शेल, लेकिन ये फिर भी शेल के अंदर है। तो जैसे एक चूजे को अंडे से निकल के बाहर आना पड़ता है, शेल तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है, वैसे ही एम्ब्रियो को भी यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए शेल तोड़ के बाहर आना पड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये शेल तोड़ के एम्ब्रियो हैच कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ये शेल पीछे रह गया है और ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बाहर आ चुका है। जो ये डे 3 का एम्ब्रियो है वो इससे साइज में थोड़ा बड़ा होता है। डे 5 का एम्ब्रियो डे 3 से साइज में बड़ा होता है, और ये टोटली हैच्ड एम्ब्रियो ये सबसे बड़ा होता है। एंड नाउ इट इज़ रेडी टू इम्प्लांट इनसाइड द यूट्रस। अब मैं आपको इसकी जर्नी बताती हूँ। तो ये यहाँ पे है हमारी ओवरीज। एग रप्चर हुआ, इसमें से फैलोपियन ट्यूब एक मोशन से वो एग को अपने अंदर सक कर लेते हैं। ठीक है। इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म यहाँ से ऊपर आता है। तो एक्चुअली एग और स्पर्म का मिलन यहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। उसके बाद उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो की जर्नी शुरू होती है और वो यहाँ नीचे यूट्रस तक आता है। तो जो डे 3 का एम्ब्रियो है वो अभी भी यहीं है। जो डे 5 का एम्ब्रियो है वो यहाँ तक आएगा। अब जो आपका सवाल था कि डे 3 एम्ब्रियो में प्रेगनेंसी कम आती है, डे 5 में ज़्यादा आती है, तो होता ये है कि डे 3 तक जो एम्ब्रियो है वो मैटरनल जीनोम पे क्लीव कर रहा है। उसके बाद जो फादर का जीनोम है वो भी किक इन कर जाता है। कहने का मतलब ये है इन ले टर्म्स कि सारे एम्ब्रियोज जो डे 3 तक पहुंचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डे 5 तक भी पहुंचे। ओके, राइट। ठीक है। ऐसा लैब में भी होता है, ऐसा बॉडी में भी होता है, इन विट्रो इन वाइवो। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 बहुत अच्छे डे 3 एम्ब्रियोज हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी लैब क्वालिटी, पेशेंट फैक्टर, पेशेंट एज, स्पर्म क्वालिटी, वी वुड एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 7 ब्लास्टोसिस्ट। तो इससे क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट डज नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, लेकिन वो आपको ये दिखाता है कि कौन से एम्ब्रियो ज़्यादा वायबल हैं। राइट। तो डे 3 का मतलब है कि उस एम्ब्रियो को हमने 3 दिन तक लैब में कल्चर किया है, और डे 5 का मतलब है कि हम 5 दिन तक उसको कल्चर किए हैं। और डॉक्टर ये डे हम कब से काउंट करते हैं? लाइक जिस दिन पिकअप होता है और जिस दिन हम IVF या ICSI करते हैं वो होता है डे 0। ओके। अगले दिन डे 1 पे हमको वो दोनों प्रोन्यूक्लियाई दिखाई पड़ते हैं, वो डे 1 होता है। उस एम्ब्रियो को बोलते हैं जाइगोट। फिर जब वो क्लीव करना शुरू करता है तब वो बनता है एम्ब्रियो। डे 3 तक होता है क्लीवेज एम्ब्रियो। डे 4 जब सारे सेल्स आपस में कॉम्पैक्ट कर गए हैं वो होता है मोरुला। मोरुला की ग्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। फिर जब वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं, उसमें बीच में एक कैविटी बनती है, तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, कितनी बार मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम डॉक्टर ने हमारी ग्रेडिंग दी है हमें एंड उसमें ये लिखा हुआ है कि डे 2 एम्ब्रियो है और डे 4 है, तो क्या मैं डे 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लूँ? वो क्या देगा? प्रेगनेंसी देगा, नहीं देगा? डे 4 एम्ब्रियो जैसा कि मैंने बोला कि उसकी ग्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ? तो हमें ये नहीं पता कि अगर वो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा तो भी वो कैसा ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। तो आपको करवाना है, तो अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप डे 5 तक नहीं वेट कर सकते हैं, तो आप डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लीजिए। या तो आपके पास टाइम है तो आप डे 4 क्यों करवाना चाहते हैं, फिर आप डे 5 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाइए, क्योंकि तब हमको जो ग्रेडिंग है ब्लास्टोसिस्ट की वो अच्छे से पता चल जाएगी। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि एक छोटा सा सेल किस तरीके से पूरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और मुझे तो हर एक स्टेज को देखते देखते लगा कि अब ये बच्चा बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एंड अगर आप डॉक्टर आकांक्षा से मिलते हैं, उनकी लैब के थ्रू या उनके क्लिनिक के थ्रू अपना IVF ट्रीटमेंट कराते हैं, तो यू कुड मेक आउट कि वो कितने एक्सपर्टाइज से हर चीज़ को करेंगे।
and she has visited so many labs around the world, US, UK, Germany, Nepal, Dubai, अफ्रीका। तो इतनी लैब्स विज़िट करने के बाद एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ज़रूर पता होगा कि मुझे मेरी लैब में क्या कुछ और चाहिए। सो डॉक्टर, और जैसे हमने बात की कि डे 6, तो डे 6 तक आप एम्ब्रियोज लेकर जाते हैं? डे 6 तक हम एम्ब्रियो लेके जा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्ब्रियोज थोड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो मान लीजिए वो अगर डे 5 तक फुल ब्लास्टोसिस्ट नहीं बने हैं तो हम उनको डे 6 तक भी लेके जा सकते हैं। ये बात है कि उनका जो इम्प्लांटेशन पोटेंशियल है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना डे 5 का होता है, लेकिन एकदम ज़ीरो भी नहीं है। तो ऐसे एम्ब्रियोज को हम इन गुड कॉन्शियस डिस्कार्ड नहीं करते हैं। हम डे 7 डे 8 तक नहीं लेके जाते हैं उसको, लेकिन डे 6 तक तो हम लेके जा सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास मान लीजिए डे 5 का एम्ब्रियो नहीं बना है, डे 5 में वो ब्लास्टोसिस्ट तक नहीं गया है, तो आप डेफिनेटली एक दिन वेट करेंगे और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि डे 6 का एम्ब्रियोज है तो वो बहुत बढ़िया बन गया बिकॉज उसने डे 5 क्रॉस कर लिया। अच्छा, आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया के एम्ब्रियोलॉजिस्ट छोड़कर हमने क्यों डॉक्टर आकांक्षा को ही अपने पास बुलाया? उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ दोज एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी MSc की एम्ब्रियोलॉजी डिग्री ऑक्सफोर्ड से ली है विद 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आप और हम तो जानते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है वो ज़रूर कुछ तो कमाल करेगा। सो वी चूज़ डॉक्टर आकांक्षा। डॉक्टर आकांक्षा, लोग लेज़र हैचिंग की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने बोला ये करवा लो, देन इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाएगा। सो क्या सच में ये लेज़र हैचिंग जो है मतलब कमाल की चीज़ है कि सिर्फ एक पैसे बनाने का ज़रिया तो नहीं? प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड, बट ये सवाल जहन में उठते हैं जब हम रोज़ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ते या सुनते हैं। तो जो लेज़र असिस्टेड हैचिंग है ये एक थोड़ा ग्रे जोन है, और मैं आपको बताऊंगी क्यों। मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई थी एम्ब्रियो की, मैंने आपको दिखाया था कि जो एम्ब्रियो है वो एक शेल के अंदर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे एक चूज़ा है, वो अपने शेल में से निकलने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए वो अपने शेल में से निकल नहीं पाया, तो क्या होगा, वो अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि एम्ब्रियोज़ के साथ में ऐसा हो। जब एम्ब्रियो डे 5 तक पहुंच जाता है तो उसका शेल बहुत ही पतला हो जाता है, तो वो अपने आप वहाँ से हैच करके निकल सकता है। लेकिन यूजुअली जब डे 3 के एम्ब्रियोज़ होते हैं तो हम उस शेल को एक तरफ से थोड़ा पतला कर देते हैं। हम पूरी तरीके से उसको नहीं तोड़ते, एक तरफ से थोड़ा पतला कर देते हैं, ताकि कल को जब एम्ब्रियो उसमें से हैच करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको उस जगह से क्रैक करके बाहर निकल सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लेज़र असिस्टेड हैचिंग। ओके। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि जैसे आप एम्ब्रियो जब फ्रीज़ करते हैं तो ये जो जोना है ये बहुत थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि अगर आप डे 3 एम्ब्रियो थॉ करके उसको डे 3 पे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेज़र कर देने से बेटर रहता है। लेज़र असिस्टेड हैचिंग की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप उसको डे 3 पे कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है एम्ब्रियो के ऊपर, उसका फ़ायदा ही हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी गारंटीड स्टडी नहीं आई है कि इट इज़ अ मिरेकल थिंग। अगर आपके पास लेज़र की फैसिलिटी अवेलेबल है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। एक इंडिकेशन ये है कि मान लीजिए जो शेल है उसकी थिकनेस आपको विजिबली बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत डेंस लग रहा है, और आपको डे 3 पे ही ट्रांसफ़र करना है, तो भी आप उसको असिस्टेड हैचिंग कर सकते हैं। तो लेज़र हैचिंग इज़ नॉट अ मिरेकल, बट अगर आपके पास फैसिलिटी है और आप अगर डे 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप लेज़र असिस्टेड हैचिंग करके डाल सकते हैं। बट डे 5 का अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं देन यू डोंट नीड दैट।
नहीं, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक जो जोना है उसका जो शेल है वो अपने आप ही बहुत थिन हो चुका Thin है। हो जाएगा। एक तो वो बहुत थिन हो चुका है, और बाकी आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रोफोएक्टोडर्म सेल्स हैं वो उसके अंदर बहुत पास पास लगे हुए हैं। तो अगर आप ज़्यादा पल्स देंगे लेज़र की तो हो सकता है कि उस ट्रोफोएक्टोडर्म को भी थोड़ा डैमेज हो जाए। Okay. और बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट में जब आप विजिबली देख रहे हैं कि जो शेल है वो बहुत थिन हो गया है, हम्म। तो वो अपने आप हैच कर जाएगा उसमें से, उसको किसी असिस्टेंस की फिर ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जब लोग बोलते हैं डॉक्टर ने बोला है कि हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग यूज़ करेंगे। तो आप डॉक्टर से पूछिए, उनसे बात कीजिए, क्या सच में इस प्रोसीजर की आपके एम्ब्रियो को ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो ये आपका सक्सेस रेट यानी कि आपकी प्रेगनेंसी को कितने % बढ़ाता है। वी नो दैट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, तो एक छोटी छोटी कॉस्ट बहुत मैटर करती है, बिकॉज IVF इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। नाम छोटा है, पैसा ज़्यादा है, हमारी टाइम, एनर्जी, इमोशन सब इन्वॉल्व हैं। सो हर एक प्रोसीजर को समझ के आगे बढ़िए। डॉक्टर, नेक्स्ट इज़ PGT। बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं। हमारे डॉक्टर ने बोला लेट्स डू PGT। PGT अगर हम बात करें तो इट्स प्री जेनेटिक टेस्टिंग, और कुछ लोग बोलते हैं कि PGT करने से हमारा एम्ब्रियो ख़राब हो जाएगा, सो वी डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस प्रोसीजर। सो व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, आपने इतने सारे एक्सीज किए हैं, इतने सारे ट्रांसफर्स किए हैं, तो सबसे पहला सवाल PGT से रिलेटेड, ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, लाइक who all would be benefited if you are using PGT? जैसा आपने बोला, इट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब इम्प्लांट होने के पहले ही हम उस एम्ब्रियो को टेस्ट कर लेते हैं। कई लोग जितना इसको प्रमोट करते हैं, वी एट जननी आर नॉट सो प्रो जेनेटिक टेस्टिंग। 2-3 तरीके के PGT होते हैं। एक PGT-A होता है, उसमें आप पूरे एम्ब्रियो की स्क्रीनिंग करते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि ये क्रोमोसोमली नॉर्मल है कि नहीं। फिर PGT-M होता है, जो कि स्पेसिफिक टू सर्टेन डिजीजेज हैं दैट आर रनिंग इन द फैमिली। तो मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक एनोमली है विच इज़ बीइंग पास डाउन टू जनरेशंस, तो आप एम्ब्रियो का एक पीस लेके उसको टेस्ट करा सकते हैं कि आपके फ्यूचर बेबी में वो प्रॉब्लम ना हो। फिर एक PGT-SR होता है विच इज़ ट्रांसलोकेशन, जैसे थोड़ा एम्ब्रियो एक तरफ, जो क्रोमोसोम है वो एक तरफ से कट के दूसरे क्रोमोसोम में जाके जुड़ गया, तो ये होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक। नॉर्मली जो लोग बोलते हैं करने के लिए, दैट इज़ PGT-A, कि आप पूरे एम्ब्रियो की स्क्रीनिंग करवा लो। तो इसमें जेनेटिक डिजीज़ का मेन पता चलता है PGT-A। कुछ जेनेटिक डिजीजेज इसमें कवर होती हैं, पर नॉट वेरी स्पेसिफिक डिजीजेस। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जिसमें कि जो फीमेल पार्टनर की एज है वो 35 या 37 बॉर्डरलाइन से ज़्यादा हो। ओके। क्योंकि हाई मैटरनल एज से डाउन सिंड्रोम वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हाई मैटरनल एज या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ओके, it can be one of the indications for doing a PGT. But having said that, ऐसा नहीं है कि PGT कोई जादुई चीज़ है जो कि आपकी सक्सेस को 100% गारंटी कर देगी। अगर आपने PGT-A करवाया है, आपका एम्ब्रियो नॉर्मल है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इम्प्लांट करी जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो एम्ब्रियो इम्प्लांट कर भी जाए, अब कभी क्या है कि आप जेनेटिक सेंटर्स की रिपोर्ट भी देखेंगे तो वो अराउंड 99% आपको देंगे, 1% वो फिर भी अपने पास रख लेते हैं। राइट, उसमें नीचे कि देयर कैन बी अ फॉल्स पॉजिटिव और अ फॉल्स नेगेटिव। राइट, ठीक है। तो जब हम बेसिकली PGT करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये मैंने जो आपको फोटो दिखाई थी, मैंने कहा था ये इनर सेल मास है जो बेबी बना रहा है, ये ट्रोफोएक्टोडर्म है जो बाकी के सेल्स हैं। तो जो हम पीस लेते हैं वो ये ट्रोफोएक्टोडर्म में से लेते हैं, आउटर सरफेस। हाँ, जो आउटर ट्रोफोएक्टोडर्म है उसमें से लेते हैं, जो बेबी बना रहा है उसमें से नहीं लेते।
तो सबसे पहली बात तो कौन ही बोल सकता है कि जो ये ट्रोफोएक्टोडर्म है दैट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी और नॉट। राइट। हो सकता है कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स आप निकाल रहे हैं वो एबनॉर्मल हो लेकिन जो बेबी है वो नॉर्मल हो, या उल्टा भी हो सकता है कि जो क्लस्टर आप निकाल रहे हैं वो नॉर्मल हो लेकिन बेबी एबनॉर्मल हो। तो ये कॉन्कॉर्डेंस का एक इशू आ सकता है। और फिर एक बहुत बढ़िया बात ये है कि एम्ब्रियोज दे ऑल्सो सेल्फ करेक्ट। ओके, इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एम्ब्रियो समटाइम्स सेल्फ करेक्ट, क्योंकि ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें कि पेशेंट का एक ही एम्ब्रियो बना था, उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया और वो एबनॉर्मल आया। तो पेशेंट ने बोला कि भाई एक ही एम्ब्रियो है हमारा, हम इससे चांस लेंगे, एंड नॉर्मल बेबी कंसीव होके डिलीवर हुआ है। ग्रेट। तो हमें अब इस बात में ये नहीं पता वेदर द ट्रोफोएक्टोडर्म वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी और द एम्ब्रियो हैज सेल्फ करेक्टेड, बट एम्ब्रियो हैज बीन नोन टू सेल्फ करेक्ट। और ये कितने परसेंट, कुछ ऐसा है कितने परसेंट है कि एम्ब्रियो खुद से ठीक हो सकता है? इसके बारे में कोई डिटेल स्टडी नहीं हुई है कि कितना सेल्फ करेक्ट हो गया है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि वेदर इट इज सेल्फ करेक्टेड या जो ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी हमने ली थी दैट वाज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे काफ़ी बायस हैं, तो हम एक परसेंटेज नहीं निकाल सकते, लेकिन ये हुआ है। तो अब मान लीजिए कि हमने आपका एम्ब्रियो टेस्ट कर दिया, वो नॉर्मल था लेकिन हमें रिपोर्ट आई एबनॉर्मल, तो इन गुड कॉन्शियंस वी कैन नॉट टेल यू कि आप ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कराओ। राइट। तो हो सकता है आपका अच्छा खासा एम्ब्रियो था, वो आपको मिला नहीं। और जो आपने बोला कि पीजीटी करने से एम्ब्रियो खराब हो जाता है, ये होता है इन दी हैंड्स ऑफ अनस्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो है आपका, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। राइट। अब आप सोचिए कि उसके अंदर से आपको सेल्स निकालने हैं, लेज़र शॉट दे के उसके सेल्स को काट के। तो अगर आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत हाईली स्किल्ड नहीं है, मतलब लोग अब इक्सी भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट दिस नीड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो अगर आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत हाईली स्किल्ड नहीं है एम्ब्रियो बायोप्सी करने में, उस सूरत में एम्ब्रियो डैमेज हो सकता है। अदरवाइज इफ योर एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज स्किल्ड तो इन द प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं आती है, देन इट इज़ अ सेफ प्रोसेस। तो आपके पास ऐसा होता है कि लोग आते हैं और बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मैम इतने फेलियर हो गए, आपको पीजीटी तो करना पड़ेगा? डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली। इनफैक्ट अब आप जब ये बोल रही हैं तो हमारे पास एक पेशेंट थे जिन्होंने अपना सेल्फ साइकिल कराया। वो पहले से ही काफ़ी जगह पे अपनी साइकिल्स करा के आ चुके थे हमारे पास में। उन्होंने पहला ट्रांसफ़र कराया, उनके 2 अटेम्प्ट के एम्ब्रियोज बने हमारे पास, सेल्फ एग सेल्फ स्पर्म के साथ में। पहला ट्रांसफ़र कराया, वो कंसीव कर गई लेकिन उनकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई। फिर जो बचे हुए एम्ब्रियोज थे उन्होंने दूसरा ट्रांसफ़र लिया, बट वो भी फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने, नाउ इट वाज अ हाई मैटरनल एज, पर इतनी ज़्यादा भी एज नहीं थी, 38-39 के आसपास रही होगी। शी वाज लाइक नॉट क्रॉस्ड 48। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला हम एक और साइकिल लेंगे, लेकिन इस बार हम जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे अपने एम्ब्रियोज की। तो उन्होंने वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाई और उसमें उनके 3 एम्ब्रियोज बने थे, पर तीनों ही एक मोज़ेक निकल के आया और 2 एबनॉर्मल निकल के आए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब वील ऑप्ट फॉर डोनर। तो उन्होंने डोनर के लिए ऑप्ट किया। अब जब डोनर एग होता है तो वी रियली डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग पीजीटी। राइट। क्योंकि जो डोनर हम लेते हैं, शी इज़ ऑफ अ यंगर एज, शी ऑलरेडी हैज़ किड्स ऑफ हर ओन। तो हम डोनर्स भी वही लेते हैं जिनकी प्रूवन फर्टिलिटी होती है, जिनके अपने बच्चे खुद हुए होते हैं। राइट। अमंग अदर थिंग्स। तो उन्होंने बोला कि हम इसका भी पीजीटी करवाएंगे। ओके। तो हमने उनको बहुत मना किया कि आप मत कराइए मत कराइए, पर उन्होंने बोला कि नहीं जी हमको तो करवाना है। तो अल्टीमेटली डोनर में से उनके 4 ब्लास्टोसिस्ट बने। हमने उन 4 को पीजीटी भेजा, ऑल 4 ऑफ देम केम नॉर्मल। तो उसमें से हमने एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, वो कंसीव करके शी हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड अ बेबी एंड नाउ शी इज़ थिंकिंग ऑफ द अदर वन। फिर मतलब कितनी अच्छी और आई थिंक बड़ी खुशी की बात है कि जब हम देखते हैं कि एक बच्चा हो गया, एम्ब्रियोज फ्रोज़न है, लोग सेकंड प्रेगनेंसी के लिए आते हैं। एंड आई थिंक मैंने खुद ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास
भेजे हैं एंड आई नो दैट नाउ दे आर प्लानिंग फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी. सो डॉक्टर, एम्ब्रियो को हम कितने साल फ्रीज रख सकते हैं? थ्योरेटिकली अगर आप पूछें तो टिल इन्फिनिटी. अरे वाह. उस एम्ब्रियो को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हम एम्ब्रियो फ्रीज करके रखते हैं दैट इज इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज एट -198 डिग्री सेल्सियस. -198 डिग्रीज. तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है. तो वो एम्ब्रियो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाता है. अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें यूएस में एक एम्ब्रियो जो 30 साल पहले फ्रोजन था उसका डोनेशन हुआ एंड द कपल कंसीव्ड एंड दे हैव डिलीवर्ड अ बेबी. वाओ. So the baby is actually of the same generation as the parents, only it remained frozen for 30 years. 30 years, right. पर इंडियन लॉज के हिसाब से लीगली वी कैन ओनली फ्रीज टिल 10 years. अच्छा, ओके. अगर उसके बाद भी पेशेंट उसको फ्रोजन रखवाना चाहते हैं तो दे हैव टू गेट अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड देन वी कैन कीप इट फ्रोजन फॉर द टाइम पीरियड. राइट. तो मतलब हर चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग है. सब कुछ बहुत ज़्यादा लीगली रेगुलेटेड है. और अभी रिसेंटली जो ART लॉ आया है उसके तहत तो एवरीथिंग हैज़ बिकम्ड वेरी रेगुलेटेड एंड वेरी स्ट्रीमलाइंड. आई थिंक ये लॉज शायद हम लोगों के अच्छे के लिए बने हैं, बट आपके पास लोग आके बोलते हैं कि मैम अब बेटा कर दीजिए, एम्ब्रियो तो आपके पास है, आप देखिए, आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, बताइए तो ये एम्ब्रियो लड़का पैदा करेगा कि लड़की? बिकॉज दुबई में इट्स लीगल. वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये 2 एम्ब्रियो हैं, ये आपके गर्ल चाइल्ड के हैं, डू यू वांट टू टेक अ ट्रांसफ़र और नॉट. तो हमारे इंडिया में वी नो दैट जेंडर सिलेक्शन इज़ इलीगल, बट आपके पास कितने ऐसे केसेस आते हैं? हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि हम उनको कुछ भी बोल लें, उन्हें लगता है कि हमें लैब में एम्ब्रियो देख के पता चल जाएगा कि ये लड़का है कि लड़की है. और आपको पता चलता है क्या? I'll again show you the picture. तो ये ब्लास्टोसिस्ट है. मैक्सिमम हम यहाँ तक देख सकते हैं एम्ब्रियो को लैब में, इसके आगे हम एम्ब्रियो नहीं देख सकते. ओके. अब आप ही देख के बताएं ये मेल है कि फीमेल है. राइट. हम सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं. इन द बिगनिंग अंडर द माइक्रोस्कोप वी ऑल लुक द सेम. दुबई में या यूके में ना, कुछ कुछ कंट्रीज में, यूएस में इट्स लीगल. जो हम पीजीटी की बात कर रहे थे अभी ना, वो जेनेटिक लैब ही आपको बता सकती है, बिकॉज जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो जेनेटिक लैब ही देखता है ना. राइट. एंड इवन जेनेटिक लैब्स इन इंडिया आर वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. इनफैक्ट आजकल तो मशीन्स आ गई हैं जो सेक्स क्रोमोसोम को ब्लॉक कर देती हैं. तो इवन द वर्किंग टेक्नीशियन डज नॉट नो कि ये मेल है कि फीमेल है. तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुकी है इन एन IVF सेटअप. और जो जेनेटिक लैब का सेटअप होता है वो IVF सेटअप से बहुत ही अलग होता है, वो कुछ और ही होता है. तो आप जो मर्जी कर लें, एक IVF लैब सेटअप के अंदर किसी भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बिल्कुल पता नहीं होता कि उनको क्या होने वाला है. हमारे पास एक पेशेंट आई थी ऐसे ही कि हमारे लड़के की डेथ हो गई है एंड वी वांट आवर सन बैक. तो हम उनको डेली काउंसल करते थे कि मैम हम IVF कर देंगे आपका, लेकिन जैसे नेचुरल 50-50% चांस है वैसे ही 50-50% चांस है. उनकी एज भी 42 हो गई थी, उन्होंने डोनर एग्स के लिए ऑप्ट किया और अल्टीमेटली उनकी लड़की हो गई. तो आप मानेंगी नहीं, वो 2 लोगों को अपने साथ लेके हमसे लड़ने आए थे, जिनमें से एक उनका नेफ्यू था जिसने अभी MBBS कंप्लीट किया था और एक थी लॉयर. बताओ. उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, तो हम ले पर्सन्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं. बट आज आपके मीडियम के थ्रू मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें ना बोलें कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हमें दिखाई पड़ता है. तो ये हम बिल्कुल आपके लिए लीगली टेक्निकली हम कर ही नहीं सकते हैं. तो अगली बार आप प्लीज़ अपने IVF स्पेशलिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ब्लेम नहीं कीजिए. उनका काम है आपको एक हेल्दी चाइल्ड देना. और आप सोचिए ना, आप कितने सालों से सिर्फ इसी बात से जूझ रहे थे कि मेरे बच्चा नहीं है. अगर आपके पास एक हेल्दी चाइल्ड है तो हाउ डज जेंडर मैटर्स? बेटा बेटी किस्मत की बातें हैं और आजकल तो कोई फ़र्क नहीं है. तो अगली बार से ध्यान रखिएगा, एक हेल्दी चाइल्ड आपको देना, एक IVF डॉक्टर,
एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एक अच्छे क्लिनिक की पहचान।